तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में बात करने से पहले एक आम जुमला जो हमारे माशरे में बोला जाता है कि जी फ़लाँ शख्स को डायबिटीज़ हो गई है, क्यों? क्योंकि जी उसके ब्लड में शुगर थी। ठीक है, ये जो जुमला है ना कि जिसके ब्लड में शुगर थी, ये टेक्निकली तौर पे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि शुगर तो हर वो इंसान, खवा वो मैं हूँ या आप हैं या कोई भी हेल्दी इंसान जो चलता फिरता है, उसके ब्लड में शुगर होती ही होती है। क्योंकि ग्लूकोज जो है, जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो आपकी सेल्स की रिक्वायरमेंट है। आपके सेल्स में जाके एटीपीज प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी देते हैं आपके सेल्स को ताकि वो अपना वर्क कर सकें, लाइक सिंथेसिस एंड सो ऑन। अगर आपकी ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगी तो वो सेल्स तक नहीं जाएगी, और सेल्स में अगर नहीं जाएगी तो फिर सेल्स इवेंचुअली डाई होंगे, जैसे सेल इवेंचुअली मर जाएंगे, और फिर उस तरह आपके फिर सेल्स का जब मरेंगे तो बहुत सारे सिम्टम होंगे जो हम बात करेंगे। तो सेल्स को हमने ज़िंदा रखना ताकि वो काम कर सके, हमारी बॉडी काम कर सके, तो उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। तो फिर डायबिटीज़ क्या चीज़ है? डायबिटीज़ क्या है कि जब ग्लूकोज का लेवल एक हद से ज़्यादा ब्लड में हो जाए, एक हद से ज़्यादा ब्लड में हो, तब हम कहते हैं पेशेंट इज़ डायबिटिक, कि पेशेंट की बॉडी काम नहीं करी। क्योंकि आपकी हेल्दी बॉडी क्या करती है कि आपकी हेल्दी बॉडी ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है, यानी ना कम होने देती है और ना ही एक हद से ज़्यादा होने देती है। ठीक है, ग्लूकोज हर इंसान के ब्लड में होता है, लेकिन ना कम होने देती है ना ज़्यादा होने देती है। अब सवाल ये उठता है कि ये बॉडी किस तरह काम करती है, यानी किस तरह इसको कंट्रोल करती है। वो इस तरह कि आपके पेनक्रियास, जिसे हम लबलबा कहते हैं, पेनक्रियास में दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज द पेनक्रियास, लबलबा, रफली मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो वहाँ पेनक्रियास में एक छोटी सी जगह पे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, गुच्छा होता है खुलियों का। कौन से सेल्स होते हैं? एक होता है अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ये कब? जब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाए, सॉरी, जब ग्लूकोज का लेवल नीचे हो जाए तो ग्लूकागोन एक्टिवेट होता है ताकि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जाए। और बीटा सेल्स रिलीज करते हैं इंसुलिन। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेक्चर, इंसुलिन, क्योंकि हम डायबिटीज का जिक्र करेंगे और डायबिटीज में इंसुलिन का बहुत अहम किरदार है। और बीटा सेल्स रिलीज करती है इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करती है? ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करती है। किस तरह, वो हम देखते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इंसुलिन निकलती कैसे। तो होता कुछ यूँ है कि हम ज़रा कहें कि जो बीटा सेल्स को हमें ज़रा बड़ा करके दिखाएं। तो जी ये देख लें जी, ये बीटा सेल्स हैं, ये कुछ चैनल्स हैं, लाइक GLUT2 चैनल्स। ये एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं GLUT2 चैनल। इससे जब बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल रेज होता है, जाहिर बात है ब्लड सप्लाई है तो हर ऑर्गन को मिलेगी, गुच्छा है ब्लड सप्लाई का, तो पेनक्रियाज में भी जाएगी। तो जब ब्लड सप्लाई में ग्लूकोज होगी ज़्यादा तो ग्लूकोज जाएगी बीटा सेल्स में। जब ग्लूकोज जाएगी तो ग्लूकोज थ्रू कर्ब साइकिल एंड सो ऑन द डिफरेंट प्रोसेस एटीपीज बनाएगी, और वो एटीपीज आपके पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। कौन से चैनल को? पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। जब ब्लॉक करेगी तो पोटेशियम रेज होगा, पोटेशियम रेज होगा तो कैल्शियम की एंट्री होगी आपके कैल्शियम चैनल से। जब कैल्शियम चैनल इंटर करेगा तब जाके इंसुलिन बीटा सेल से निकलेगी। इंसुलिन जो इसे बोल रही इंसुलिन है, ये फिर बीटा सेल से बाहर आएगी। ठीक है, कैल्शियम चैनल जब जाएगा तो बीटा सेल से इंसुलिन बाहर आएगी। ठीक है, अब जब इंसुलिन बाहर आती है, खाली इंसुलिन नहीं आती बल्कि मेनली तो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन आती है। दूसरा एक सी पेप्टाइड प्रोटीन आती है जो इंसुलिन के लेवल को मॉनिटर करती है, और तीसरी आती है अमाइलिन। ठीक है, किस तरह? ग्लूकोज आया, एटीपीज आई, ब्लॉकेज हुई पोटेशियम चैनल की, उसके बाद फिर कैल्शियम की एंट्रेंस हुई और फिर इंसुलिन रिलीज आउट हुई। अच्छा, एक और चीज़, अभी कैल्शियम के अलावा एक और चीज़ आपके बीटा सेल्स में मौजूद होते हैं, गैट सेल, डीकार्बोक्सिलेज, ग्लूकोज एंटी डीकार्बोक्सिलेज, आई डोंट नो अबाउट इट। गैट सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं गाबा। और गाबा क्या है? वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि ये ऑल्सो इनिशिएट इंसुलिन टू एक्सोसाइट बाहर निकले बीटा सेल से ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, गैड जो प्रोटीन होती है, गैड एंजाइम जो होता है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है, वो गाबा बनाता है जो कि इनिशिएट करता है, जो कि मदद देता है इंसुलिन को बीटा सेल से बाहर जाने में। अब होता क्या? अब ये इंसुलिन बाहर ब्लड में क्यों आई? ये देख लें, लेट्स से दिस इज़ द वेसल और ब्लड स्ट्रीम है, और यहाँ ग्लूकोज का लेवल रेज हो गया, तभी तो जाए गया सेल्स में और इंसुलिन आई। जब इंसुलिन आती है ना, इंसुलिन क्या करती है कि आपके ब्लड में जब इंटर होती है तो आपके यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ब्लड सप्लाई बहुत सारे ऑर्गन्स में जाती है, और ऑर्गन बने होते हैं सेल से,
और उन सेल्स में जाके लेट से मैं इसको कहता हूँ ज़रा बड़ा करके देखें ज़रा, तो ये से लेट से एक सेल है, न्यूक्लियस एंड डिफरेंट ऑर्गन हेयर, ठीक है। तो इंसुलिन जाके आपके इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच करती है। इंसुलिन जब ब्लड में जाती है तो सेल्स के इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच करती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो इंसुलिन है ना, मैं अगर जनरली बात करूँ तो ये लॉक एंड की मॉडल है। क्या मतलब कि इंसुलिन सेल्स पे जाके चाबी लगाती है, ताला खोलती है, किसके लिए? कि ग्लूकोज जो आपके ब्लड में है वो सेल्स तक जाए। ग्लूकोज आपके ब्लड में जो है वो सेल्स से जाए। इंसुलिन जब अटैच हुई, गेट खुला और ग्लूकोज फिर अंदर सेल्स तक गई और फिर सेल्स में जाकर उसने एटीपीज बनाया और सेल्स ने अपना फिर काम किया। तो इंसुलिन आपके सेल्स में अटैच होती है ताकि ग्लूकोज को एंट्रेंस मिले सेल्स की। अगर इंसुलिन ना हो तो वो सेल्स पे अटैच नहीं करेगी, और सेल्स पे जब अटैच नहीं करेगी तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, और सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तो सेल्स वर्क नहीं कर सकेगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी और इवेंचुअली दे विल डाई। ठीक है, इंसुलिन दे विल डाई। अच्छा, इंसुलिन ना सिर्फ यहाँ पे ग्लूकोज की एंट्रेंस में मदद देती है, बल्कि इंसुलिन आपके ग्लूकोज को स्टोर भी करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ? लिवर में। लिवर जो आपका है, लेट्स से दिस इज द लिवर, यहां पर आपके जब ग्लूकोज रेज एंटर होता है तो इंसुलिन उसको कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, ताकि ग्लूकोज ज़्यादा रेज ना हो ब्लड में। ठीक है, रेज होगा तो फिर पेशेंट में डायबिटीज़ होगी, डिफरेंट सिम्टम होंगे। क्या होंगे वो? यूं कि अगर ग्लूकोज का लेवल रेज्ड हो जाए और वो सेल्स तक नहीं पहुंचे, जाहिर बात है ग्लूकोज का लेवल तब रेज्ड होगा जब वो सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। जब वो सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज का लेवल रेज्ड होगा, तो क्या होगा? सबसे पहले कि जी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज और सेल्स में नहीं है तो सेल्स में एनर्जी कम होगी। जब सेल्स में एनर्जी कम होगी, उनको खुराक नहीं मिलेगी, तो वो आपके ब्लड ब्रेन को सिग्नल पहुँचाएंगे जी भूख लगी है, भूख लगने का सिग्नल पहुँचाएंगे। और दिस इज़ द साइन ऑफ डायबिटीज़ कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, पहला। दूसरा, जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ग्लूकोज क्या एक सोल्यूट है, पानी और चीनी जब मिलाते हैं तो चीनी सोल्यूट होता है और पानी सॉल्वेंट है। जब सोल्यूट ज़्यादा होता है तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, और हमेशा जो पानी है हमेशा उस तरफ मूव करता है जहाँ ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो। तो सेल्स में अगर ऑस्मोलैरिटी कम है और ब्लड में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो सेल्स का पानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और सेल इवेंचुअली श्रंक होंगे, श्रंक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, श्रंक होंगे तो फिर क्या होगा? दे विल इवेंचुअली डाई, और ये मर जाएंगे। और जब पानी सेल से बाहर जाएगा तो फिर क्या होगा? आपको पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया यानी पेशाब की बार बार हाजत होगी। आप यूरिन के थ्रू ये ग्लूकोज फिर रिलीज आउट होगा। ठीक है, तो एक और साइन, बार बार पेशाब आना। दूसरा, भूख लगना। तीसरा एक और साइन है कि जब सेल डेथ होती है सेल की, तो आपको भूख तो लगती है, लेकिन आप जब पेशेंट होता है डायबिटीज़, वो थका थका होता है, जैसे वो बीमार सा है और थका थका। उसकी वजह ये है कि उसके सेल्स जो अंदर के खुलिए हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ग्लूकोज नहीं मिल रही होती। तब हम कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि जिसका ब्लड शुगर लेवल चेक करें, फिर ब्लड शुगर लेवल रेज्ड हो तो हम कहते हैं पेशेंट इज डायबिटिक। ठीक है, अब इस तरह एक चीज़ जो हमने नोट किया, पहला कि इंसुलिन का रिलीज होना, दूसरा कि इंसुलिन का सेल से अटैच होना। ये दो काम होंगे तब जाके हेल्थी पर्सन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सकेगा। अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होगी तब भी सेल्स डाई होंगे, और अगर इंसुलिन रिलीज हो रही है और सेल्स की सेंसिटिविटी डिक्रीज है, यानी सेल्स इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या होगा? तब भी जाके पेशेंट को सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और हम कहेंगे तो पेशेंट इज डायबिटिक। जब ग्लूकोज सेल्स में नहीं पहुंच रहा तो ब्लड में रेज्ड होगा, और फिर ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल रेज्ड होता है तो हम कहते हैं पेशेंट इज डायबिटिक। ऑन दीज बेसिस हमने डायबिटीज़ की दो किस्में दरियाफ्त की। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस 1 DM1, एक को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस 2 DM2। डायबिटीज मेलाइटस 1 क्या है कि जी ये जो है ना, ये यंग ऑनसेट है, यानी अक्सर बच्चों में भी हो जाती है, जवानी में ही लोगों को हो जाती है यंग ऑनसेट, यानी अक्सर पास तो 10-10 साल के 7-7 साल के बच्चों को हो जाती है। दूसरा इसका पॉइंट है ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस IDDM, यानी ऐसे बच्चे जिनको डायबिटीज मेलाइटस 1 हो जाता है उनको इंसुलिन लगाना लाजम मुलज़म हो जाता है। अक्सर देखा होगा वो टीके इंसुलिन के लगा रहे थे, बच्चे भी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके
इंसुलिन बनते ही नहीं, टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं। जब बनता ही नहीं तो उसने सेल्स में क्या अटैच होना, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन इनको चाहिए चाहिए होती है। तीसरा एक इसका फीचर है कि इस सेल्स में आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं ना, जो हेल्दी सेल्स हैं, वो अटैक करते हैं आइलेट ऑफ, यहाँ पे बीटा सेल्स पे अटैक करते हैं और इंसुलाइटिस कॉज करते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं ना, आप ही की बॉडी के सेल्स, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि आप ही की बॉडी के सेल और ऑटोइम्यून, आपकी बॉडी के सेल लाइक टी लिम्फोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट होते हैं यहाँ बीटा सेल्स में और उसको खाना शुरू होते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्स, उसी को जब खाना शुरू हो जाएंगे तो इंसुलिन जाहिर बात है कम होगी और वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल डैमेज होंगे, इंसुलाइटिस होगा, ठीक है। तीसरा एक और फीचर है, ना सिर्फ ये इंसुलिन के सेल्स प्रोड्यूसिंग सेल्स को डैमेज करते हैं, बल्कि ये जो गैड है ना, जो मैंने बताया था कि एंजाइम है जो गाबा प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को बाहर भेजता है सेल से, एंड उसके खिलाफ भी प्रोटीन बनाता है एंटी गैड उसके खिलाफ भी प्रोटीन बनाता है ताकि इसको डिस्ट्रॉय करे। जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो गाबा नहीं बनेगा, जब गाबा नहीं बनेगा तो इंसुलिन भी बाहर नहीं जाएगी। तो एक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डैमेज करते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेजेस। दूसरा एंटी गैड को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो जब ये सब होगा तो इंसुलिन ने बनना होता ही नहीं है। तीसरा इसमें HLA जीन की एसोसिएशन है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपके DNA में एक जीन होता है HLA, उसकी एसोसिएशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक यंग ऑनसेट, दूसरा एंटी गैड, तीसरा HLA की एसोसिएशन, ठीक है। ये डायबिटीज मेलाइटस 1 में होता है। अब डायबिटीज मेलाइटस 2 की बात करें तो इसमें होता अमूमन ये कि इंसुलिन बनती है, ये नहीं होता कि इंसुलिन बन ही नहीं रही। इंसुलिन बन रही होती है तकरीबन एक हद से, यानी एक हद से ज़्यादा नहीं बन रही होती लेकिन बन रही होती है, पर वो सेल्स पे अटैच नहीं होती, यानी रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। हमने पढ़ा था ना कि जी सेल्स में जाके इंसुलिन लगेगा, लॉक चाबी लगेगी, ताला खुलेगा तो ग्लूकोज सेल्स तक जाएगा तो सेल्स प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जी इंसुलिन जो है ना, वो चाबी सही लगती नहीं है, ताला फिर खुलता नहीं और ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचता और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में रेज हो जाता है और हम कहते हैं पेशेंट इज डायबिटिक। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट है तो इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। यानी इसमें इंसुलिन तो इसमें तो बनती नहीं है ना, ठीक है। इसमें बन रही होती है लेकिन सेल्स के साथ प्रॉपर अटैचमेंट नहीं हो रही थी, उसकी लॉक एंड की मॉडल समझो जो मैंने बताया, वो अटैचमेंट नहीं होती और ग्लूकोज फिर सेल्स तक जा नहीं रहा होता। अब ये होती किन में, ये अमूमन ओबीस, मोटापे की वजह से होती है। जो ओबीस लोग होते हैं ना, मोटे लोग होते हैं, उनमें होती है। कितना कि अगर आपका बॉडी वेट BMI 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे जी इसको चांस है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। एक ये, दूसरा आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसका लेवल 150 से ज़्यादा हो तब हम कहेंगे। तीसरा एक और फीचर है किसमें होती है कि जिनमें आप देखेंगे कि HDL का लेवल कम हो, कितना कि इंसान जो मेन है उनमें 40 से कम और औरतों में, वुमेन में 50 से कम। किसका लेवल? HDL का लेवल। तो हम कहेंगे पेशेंट में को डायबिटीज़ होती है। तीसरा इसमें टाइप 2 में ना अमोलाइड फॉर्मेशन होती है। अमोलाइड क्या मतलब ये कि जब हमने बताया था कि जो इंसुलिन रिलीज होती है तो 3 तरह के रिलीज होती है प्रोटीन, इंसुलिन, सी पेप्टाइड और अमाइलिन। अब इंसुलिन रिलीज हो रही है, सेल तक नहीं पहुंच रही, तो ये भी तो रिलीज हो रही है, तो ये डेपोजिशन कर लेती है और फिर ये थोड़ा बहुत ब्लॉक करना भी शुरू कर देती है इंसुलिन को। यानी एक तो इंसुलिन लग नहीं रही, दूसरा थोड़ी कमी भी हो रही है इंसुलिन की फ्लो में अमोलाइड की डेपोजिशन की वजह से, ठीक है। तो ये फीचर हो गए टाइप 1 एंड टाइप 2, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल, ये BMI का लेवल, HDL कितना होना चाहिए और अमोलाइड डेपोजिशन टाइप 1 की, टाइप 2 की ये फीचर है। टाइप 1 में एंटीगैड, HLA और यंग ऑनसेट इंसुलाइटिस कोज करते हैं और तीसरा इंसुलाइटिस कोज करते हैं, ये भी लिख ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और DM2 जो है डायबिटीज मेलाइटस 2 है ना, ये अमूमन ओल्डर एजेस में होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्डर एजेस, ठीक हो गया। टाइप 2 डायबिटीज ओल्डर एजेस में होती है। तो अब समझ आई
कि डायबिटीज़ की दो किस्में हैं। अमूमन जो बड़े लोगों में होती है वो टाइप 2 होती है, और जिनको बचपन से हो जाती है या जवानी से हो जाती है उनमें अक्सर डायबिटीज़ टाइप 1 होती है। अब छोटा सा एक टॉपिक है, हमें पता कैसे लगेगा जी पेशेंट में डायबिटीज़ है, कितना लेवल हो तो हमें पता लगे जी पेशेंट डायबिटिक है। WHO का क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी शख्स की फास्टिंग शुगर 126, 125, 125 से ज्यादा है तो हम कहेंगे द पेशेंट इज डायबिटिक मेलाइटिस। फास्टिंग शुगर यानी निहार पेट, अगर उसकी हम शुगर चेक करें और वो 125 से ज़्यादा है या 120 से ज़्यादा है, नॉर्मली हम यहाँ पे जो नोट करते हैं 120 से भी ज़्यादा तो हम कहते हैं पेशेंट रिस्क है। लेकिन WHO कहता है अगर 125 ज़्यादा तो वो पेशेंट डायबिटिक है, उसको शुगर है। एक ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि HbA1c लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमूमन समझने के बेस्ट, हम अगर किसी पेशेंट की शुगर चेक करना चाहें ना तो हम HbA1c लेवल चेक करते हैं। ये क्या होता है, ये आपकी बॉडी में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है, जो ऑक्सीजन आपकी ब्लड से लेकर डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाता है, उसमें ग्लूकोज की अटैचमेंट हो जाती है। तो हम नोट करते हैं कि कितनी अटैचमेंट, उसकी परसेंटेज वैल्यू नोट करते हैं। तो अगर वो 6.5 आ जाती है या उससे ज़्यादा आ जाती है तो हम कहेंगे द पेशेंट इज़ डायबिटिक, इसको शुगर है। और अगर वो 6 से कम है, ठीक है, 6.5 से कम है तो हम कहेंगे ये पेशेंट डायबिटिक नहीं है। हाँ अलबत्ता 6 है या 5.8 समथिंग है तो हम कहेंगे प्री डायबिटिक, यानी डायबिटीज़ हो सकती है लेकिन अभी नहीं है। तो अभी तक मैं बात करूँ जो कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशन तब होगी जब 6.5 हो या 6.5 से ज़्यादा हो HbA1c लेवल, तो हम कहेंगे द पेशेंट इज़ डायबिटिक। तो 2 टेस्ट हो गए। तीसरा एक और टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें हम निहार पेट पेशेंट की डायबिटीज़ चेक करते हैं, जाहिर बात है नॉर्मल 125 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसको हम पिलाते हैं एक शरबत, एक पानी पिलाते हैं जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज होती है, ठीक है। उसको पिलाने के बाद 2 घंटे बाद, पिलाने के 2 घंटे बाद भी शुगर चेक करते हैं। एक फास्टिंग शुगर चेक करते हैं पिलाने से पहले और पिलाने के 2 घंटे बाद। अगर 2 घंटे पिलाने के 2 घंटे के बाद 140 और 199 के दरमियान है तो हम कहेंगे जी पेशेंट डायबिटिक नहीं है लेकिन इसमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मतलब ये कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर 140 से कम है तो हम कहेंगे पेशेंट डायबिटिक नहीं है। लेकिन अगर 140 और 199 के दरमियान है तो हम कहेंगे इसको हो सकती है। और अगर 140 199 से भी ऊपर चली जाती है तो हम कहेंगे द पेशेंट इज पॉजिटिव, DM पॉजिटिव, डायबिटीज़ है। फिर जब डायग्नोस हो जाती है कि पेशेंट में डायबिटीज़ है तो फिर हम उसकी कंट्रोल किस तरह करते हैं, थ्रू ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी मेडिसिन है। और फिर डाइट हम कहते हैं कि जी पत्तों वाली सब्ज़ी खाएं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और चीनी कम करें, कार्ब्स अपने कम करें। और तीसरा, अगर पेशेंट मोटा है तो उसको हम कहेंगे जी सॉल्ट का जो इंटेक है वो 6 ग्राम से कम करें। और अगर उसको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो हम कहेंगे जी 3 ग्राम से सॉल्ट का जो इंटेक है वो कम करें। ये सारी हम फिर प्रिवेंटिव मेजर्स हम पेशेंट को बताते हैं कि ये डाइट कंट्रोल करें। और सब नॉर्मली जब ग्लूकोज होती है तो सबसे पहले हम एक ग्लूकोफेज देते हैं जिसे हम मेटफॉर्मिन कहते हैं, ताकि आपके ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ कर सकें। ड्रग्स कौन कौन सी है वो हम पढ़ते हैं।